नमस्कार। चलिए आज वैदिक ज्योतिष की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ भविष्य जानने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सिस्टम है जो हमें ब्रह्मांड और हमारी जिंदगी के बीच के वो छुपे हुए कनेक्शंस को समझने में मदद करता है। जरा एक पल के लिए सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडम इवेंट्स का सिलसिला ना हो, बल्कि सितारों में लिखी एक कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा हो। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? और ये हमें अपने होने को, अपने एग्जिस्टेंस को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। ये जो पुरानी कहावत है ना, ये वैदिक ज्योतिष के बिल्कुल सार को पकड़ लेती है। इसे वेदों का नेत्र यानी वेदों की आंख कहा गया है। मतलब ये हमें वो चीजें देखने में मदद करता है जो आमतौर पर अदृश्य हैं। वो कॉस्मिक ऑर्डर जो हमारी जिंदगी को शेप देता है। समझिए, ये एक तरह का कॉस्मिक जीपीएस है। देखिए, वैदिक ज्योतिष को सिर्फ भविष्य बताने वाला टूल समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को समझना होता है, जो शुरू होती है एग्जिस्टेंस की प्रकृति से। तो पुराने ग्रंथों के हिसाब से हमारा जो अस्तित्व है वो 3 मेन कंपोनेंट से बना है। देह यानी हमारी फिजिकल बॉडी, मन हमारी चेतना, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, और आत्मा वो इटर्नल स्पार्क जो कभी खत्म नहीं होती। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी जीवन बनता है। और यहीं से संसार का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का वो कभी ना खत्म होने वाला चक्र। वैदिक सोच के केंद्र में यही आइडिया है कि हमारी आत्मा एक बहुत लंबी यात्रा पर है, और ये यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वो अपने असली सोर्स में वापस मिल नहीं जाती। उपनिषदों में इस पूरी जर्नी का जिक्र बड़े ही काव्यात्मक ढंग से किया गया है। ये एक चक्र है जो दिखाता है कि कैसे आत्मा पहले पूर्वजों के धाम जाती है, फिर चांद के जरिए बारिश की बूंदों के साथ धरती पर लौटती है, और फिर भोजन के जरिए एक नए शरीर में दाखिल होती है। ये जीवन की कंटिन्यूटी का कितना खूबसूरत सिंबल है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं है। वैदिक कॉस्मोलॉजी समय को भी बहुत बड़े बड़े चक्रों में देखती है, जिन्हें महाचक्र कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हिस्ट्री के युग, उनके उतार चढ़ाव, सब एक ग्रैंड रिपीटिंग पैटर्न का हिस्सा है। तो इस हिस्से से हमें यह समझ आता है कि वैदिक ज्योतिष एक बहुत बड़े कैनवस पर काम करता है, जहां हर चीज साइकिल्स में बंधी है। तो ठीक है, हमने कॉस्मिक बैकग्राउंड को समझ लिया। अब हम उस टूल की तरफ बढ़ते हैं जिसका इस्तेमाल इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को पढ़ने और समझने के लिए किया जाता है, ज्योतिष, जिसे वेदों का नेत्र भी कहते हैं। ज्योतिष सिर्फ सितारों की पढ़ाई नहीं है। ये वेदों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा विज्ञान जो हमें कर्म के मार्ग को देखने में मदद करता है। ये वो नक्शा है जो हमें कॉस्मिक ऑर्डर में हमारी जगह और हमारी यात्रा को समझने की ताकत देता है। ज्योतिष अपने आप में एक मल्टी डिमेंशनल साइंस है। इसमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर मैथ्स तक और जन्म कुंडली से लेकर सही वक्त चुनने की कला तक कई ब्रांचेस शामिल हैं। ये सब मिलकर हमें समय, भाग्य और कर्म को समझने के लिए एक कंप्लीट नजरिया देती हैं। अच्छा, तो अगर ब्रह्मांड इतने बड़े बड़े चक्रों में काम करता है, तो एक इंसान के तौर पे हम इसमें कहाँ फिट होते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, कर्म। कर्म ही वो धागा है जो हमें इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा से जोड़ता है। ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, ये कर्म के नियम को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक्शन और रिएक्शन का एक नेचुरल लॉ है जो हमारी आज की परिस्थितियों के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ज्योतिषी किसी समस्या की जड़ तक पहुंचते कैसे हैं। वो 2 अलग अलग तरह के चार्ट्स को कंपेयर करते हैं। एक है प्रश्न कुंडली, जो किसी सवाल पूछने के वक्त बनती है, और दूसरी है जन्म कुंडली। इससे ये पता लगाया जाता है कि कोई परेशानी इस जिंदगी के कर्मों से आ रही है या पिछले जन्मों से विरासत में मिली है। इस सिस्टम में ग्रह सिर्फ आसमान में घूमते हुए पत्थर के गोले नहीं हैं। वे पावरफुल कॉस्मिक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खास देवताओं और डिवाइन एनर्जीज से जुड़े हुए हैं। और ये सारी ऊर्जाएं पृथ्वी पर हमारी जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। महर्षि पराशर ने हमें ग्रहों और उनके अधिष्ठाता देवताओं के बीच के इस गहरे कनेक्शन के बारे में सिखाया। जैसे सूर्य का संबंध अग्नि से है, ऊर्जा से है, जबकि चंद्रमा का संबंध भावनाओं और जल के देवता वरुण से है। ये हमें ग्रहों के असर को एक नए और गहरे लेवल पर समझने में मदद करता है।
और आखिर में ये सब कुछ हमें एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल की ओर ले जाता है। ऋग्वेद का ये श्लोक भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के संरक्षक हैं, उन्हें ज्योतिष का परम देवता बताता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ज्ञान का अंतिम मकसद सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष है। तो अगर ज्योतिष कर्म से जुड़ी समस्याओं को डायग्नोस कर सकता है, तो क्या ये उनसे निपटने का कोई रास्ता भी बताता है? जी बिल्कुल। और यहीं पर वैदिक उपायों का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। ये वो टूल्स हैं जिन्हें नेगेटिव कार्मिक इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हमें हमारी जिंदगी के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करते हैं। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। इस जन कुंडली में एक ज्योतिषी ने एक जरूरी ग्रह पर किसी दोष का पता लगाया है। अब इस खास प्रॉब्लम के आधार पर वो कुछ उपाय सुझाएंगे, जैसे कि कोई खास रत्न पहनना या किसी मंत्र का जाप करना, ताकि उस ग्रह की एनर्जी को बैलेंस किया जा सके। खास बात यह है कि उपाय बहुत तरह के हो सकते हैं। ये एक सिंपल सी सलाह से शुरू हो सकते हैं, जैसे कि कुछ आदतों से बचना, और गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तक जा सकते हैं, जैसे भक्ति मार्ग। ये हर इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से टूल्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम देता है। तो हम इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर हमारी जिंदगी एक कॉस्मिक ऑर्डर का रिफ्लेक्शन है, तो क्या ये उपाय हमारे भाग्य को बदलने का तरीका है, या फिर उस भाग्य के साथ बेहतर तालमेल बिठाने का? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फ्री विल और डेस्टिनी के बीच के उस उलझे हुए रिश्ते पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।